बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10 फ़िज़िक्स में यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बुक पेज 89 के ऊपर है। तो सबसे पहले आप लोग बुक पेज 89 को ओपन करें। बुक पेज 89, बुक पेज 89 के ऊपर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले सर्कुलर मोशन को डिफ़ाइन करेंगे कि द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म करता है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई स्टोन है और आपने उसको किसी रस्सी के एक साइड के ऊपर बांध दिया है, टाई कर दिया है, और आप उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट करते हैं, सर्कुलर पाथ के ऊपर उसको घुमाते हैं, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि आपके बुक में ये एक झूला है, फेरिस व्हील, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं, ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सपोज दिस इज़ अ न्यूक्लियस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सपोज़ ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि अगर ये सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ सन, और इसके गिर्द जो है हमारी ज़मीन अर्थ रिवॉल्विंग करती है एक स्पेशल ऑर्बिट में, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब जैसे कि आपके बुक में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो जब कोई मोशन सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता हो, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई बॉडी जो है वो कर्व पाथ के ऊपर मोशन परफॉर्म करे, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग देखते हैं अक्सर किसी रोड के ऊपर कर्व बना होता है, उस कर्व के ऊपर जब कोई बॉडी मूव करती है, गाड़ी चलती है, तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन में आता है। अगर इस सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा हम ले लें, ये कर्व ले लें, तो ऐसे मोशन को भी हम फिर सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन को दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन परफॉर्म करे और उसका स्पीड कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, अगर इस इलेक्ट्रॉन का मोशन यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मोशन को फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर इसका स्पीड कम हो रहा हो या इसका स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रहा हो, तो ऐसे फिर स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड में कोई वेरिएशन आती है, कभी स्पीड ज़्यादा होता है, कभी स्पीड कम होता है,
तो फिर ऐसे मोशन को फिर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कोई मोशन परफॉर्म करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इस दौरान में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जनरली जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है, उसकी वेलोसिटी में जब चेंज आता है, उसके स्पीड में, उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, तो इस दौरान में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उस एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन करता है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन करता है, चाहे वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इस दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट करता है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन परफॉर्म करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉर एक्सेलरेशन, सी स्टैंड फॉर द सेंट्रीपिटल। ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सी को थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है तो ए सी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, आप देखते हैं इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट किया, इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये वो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो स्ट्रेट लाइन में वो वेलोसिटी हो। ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आ जाता है सपोज, तो इसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँचता है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। और सर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है तो इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, और अगर यहाँ पे पहुँचता है तो इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। तो देखें, हर लम्हा जो है, एवरी इंस्टेंट, इस बॉडी का डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और जब बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आता है, जब कोई बॉडी, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो इस दौरान में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और इस एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। चूँकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म करे, तो उस पर ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो इस दौरान में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन भी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो इसके स्पीड की वजह से, स्पीड में चेंज की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। जब स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, उस दौरान में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और जब ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सर्कुलर पाथ के ऊपर हो, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करता है, तो उसको हम फिर सिर्फ एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर हो, तो फिर इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म करता है, तो इस दौरान में उसके डायरेक्शन में एवरी इंस्टेंट चेंज आता है। तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो दोनों रीज़न की वजह से, चाहे चेंज इन डायरेक्शन हो, चाहे चेंज इन स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो, दोनों की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और इसके टेंजेंशियल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस सब्जेक्ट के टेंजेंशियल डायरेक्शन ये और ये इसका सेंटर है। ये सेंटर से, आपको पता है, सेंटर से आउटर एज तक जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो AC, उसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं और वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब देखें, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कोई पत्थर है, कोई स्टोन है और उसको आपने रस्सी से बांधा हुआ है और आप उसको अपने हाथ में ऐसे रोटेट करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिकली ख़ुद भी परफॉर्म कर सकते हैं कि किसी पत्थर को ले लें और उसको किसी रस्सी से बांध लें और उसको अपने हाथ में घुमाएं। जब आप उसको रोटेट करेंगे तो इस दौरान में बॉडी के वेलोसिटी में आप देखते हैं मुसलसल जो है वो चेंज आता है और उस मुसलसल चेंज इन डायरेक्शन की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर दें, स्पीड को कम या ज़्यादा कर दें, तो इस दौरान भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चाहे वो स्पीड की वजह से हो, चाहे वो डायरेक्शन की वजह से हो, दोनों वजूहात की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, आपके बुक में है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v²/r। इसका मैथमेटिकल प्रूफ के फार्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन आप लोग हायर क्लास में परफॉर्म करेंगे। AC इज इक्वल टू v²/r, वियर v इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। चाहे किसी इस पॉइंट के ऊपर लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर लेते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर लेते हैं, तो इस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। AC इज इक्वल v²/r, r इज़ द रेडियस, r जो है रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, v² जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन दीज टू फैक्टर्स, वन इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी वाइल अदर इज़ द रेडियस। अब आप देख लें, इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगाता हूँ। इस नेगेटिव साइन लगाने की वजह यह है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन जो रेडियस की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस इज़ आउटवर्ड। आर की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो देखिए, रेडियस की डायरेक्शन आउटवर्ड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर। AC डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस डायरेक्शन के चेंज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगता है। यहाँ पर साइन, नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन में चेंज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया गया, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है और रेडियस की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है। इस वजह से यहाँ पर इस मैथमेटिकल फॉर्म में नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, किसी भी एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाए। अब यहाँ पर जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर सेंटर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है और इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव ओवर अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मोशन में लाने पर मजबूर करती है, उस मोशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन परफॉर्म करे, जिस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये बात याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा के लिए टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं। The centripetal force is represented by FC।
जैसे हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से रिप्रेजेंट किया, इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स को भी हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन राइट, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं F = ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर C पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी C पुट कर देते हैं। C का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स, M का मतलब है मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो रोटेट करता है। M मीन्स मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, चाहे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ले सकते हैं। और AC का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेम, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। और इसी फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन परफॉर्म करता है। जैसे आपको बताया कि स्टोन को जब आप किसी रस्सी से बांध के रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, सर्कुलर पाथ के ऊपर उसको मोशन में लाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा हाथ जो है वो फोर्स लगाता है और वो फोर्स हमारा हाथ प्रोवाइड करता है, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उसको हम लिख सकते हैं FC = MAC अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब ऐसे करते हैं, इस रिलेशन में इसको हम नंबर दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें AC की वैल्यू पुट करते हैं, FC अपनी जगह पे आ जाएगा, M अपनी जगह पे आ जाएगा, और AC की जगह आ जाएगा -v²/r। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो FC = -mv²/r। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। FC = -mv²/r। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में भी नेगेटिव का साइन आ गया, और नेगेटिव साइन का वही मतलब है जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जो रेडियस की डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन वो एक दूसरे के अपोजिट। देखिए रेडियस की डायरेक्शन आउटवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द रेडियस इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड। देखिए अगर मैं इसको एक और पॉइंट के ऊपर ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो ये रेडियस की डायरेक्शन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में भी नेगेटिव का साइन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और जो रेडियस है उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ होता है। तो FC = -mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। वेयर v इज़ द वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है और किसी मोड के ऊपर वो रोटेट कर रहे, वो यू टर्न लेना चाहती है, अगर कोई गाड़ी है, कोई मोटर कार है, रोड के ऊपर अगर किसी जगह वो यू टर्न लेना चाहती है, तो उसके लिए अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। और अगर ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर हमें गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करनी होगी। अगर स्पीड कम होगा तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और किसी यू टर्न के ऊपर बड़े आसानी के साथ जो है वो गाड़ी जो है वो अपना यू टर्न ले लेगी। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। जिस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो मूव करती है उसके रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके साथ साथ आपके बुक में सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ आप अपने बुक में देख लें, बुक पेज 90 के ऊपर, बुक पेज 90 के ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पे आपके बुक में बैंकिंग ऑफ रोड और सेंट्रीफ्यूज, ये मेन दो एप्लीकेशन यहाँ पर शो किए गए हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड हो सकता है आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको ऑब्ज़र्व किया हो, देखा हो कि बैंकिंग ऑफ रोड जब किसी जगह के ऊपर गाड़ी टर्न लेती है और वहाँ कर्व पाथ हो, जब कोई गाड़ी किसी जगह टर्न लेती है, आप लोगों ने शायद देखा हो कि
एप्लीकेशंस में नंबर 1, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, फॉर एग्जांपल ये अगर कोई रोड है और इसके ऊपर कोई गाड़ी टर्न लेना चाहती है, फॉर एग्जांपल ये कोई रोड है और यहाँ पर गाड़ी जो है वो टर्न लेना चाहती है, कोई यू टर्न पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने कर्व ड्रा कर दिए और यहाँ पर ये कोई गाड़ी है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आप देखेंगे कि इस रोड का एक साइड जो है, ऐसे मेरे ये दो हाथ है ना, एक हाथ मैं ऊपर कर लूँ और एक नीचे कर लूँ, जैसे आपके सामने ये, तो रोड का एक साइड, जैसे मेरे हाथ हैं, एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे होता है। जब रोड का एक साइड ऊपर, ये वाला साइड जो है लोअर होता है, नीचे होता है, और ये वाला साइड जो है वो अपर होता है। तो रोड का जब एक साइड नीचे और एक साइड ऊपर हो, इसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, जिसमें रोड का एक किनारा जो है वो नीचे होता है और दूसरा साइड थोड़ा सा उससे ऊपर बना दिया जाता है। शार्प टर्न लेने के लिए, टर्न को आसान बनाने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड बनाया जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड जहाँ पर नहीं होता तो हो सकता है कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे आ जाए, ये स्केट कर जाए, हो सकता है ये ऐसे स्ट्रेट आ जाए। तो बैंकिंग ऑफ रोड में रोड का एक किनारा नीचे और एक किनारा ऊपर होता है, तो इसको हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि जब किसी जगह कोई गाड़ी जो है वो टर्न ले या शार्प टर्न ले, तेज़ी के साथ कोई टर्न ले, तो उसको ये बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वैसे आमतौर पे आप लोग देखते हैं गाड़ी के टायर और रोड्स के दरमियान, गाड़ी के टायर्स और रोड्स के दरमियान फ्रैक्शनल फोर्स होती है और यही फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन शार्प टर्न ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात किसी जगह बारिश हो गई है और रोड गीला हो गया है, तो जब रोड गीला हो जाता है तो वो स्लिपरी हो जाता है, या किसी रोड के ऊपर आयल पड़ा हुआ है या किसी और वजह से जो है रोड जो है वो स्लिपरी हो चुका है, बर्फ़ स्नोफॉल हो चुका है, रोड जो है वो स्लिपरी हो चुका है, स्लिप होती है गाड़ी उसके ऊपर, तो इसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड बनाया जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, कि रोड का एक किनारा नीचे और एक किनारा ऊपर होता है, लेकिन उसको बगौर देखने से वो मालूम होता है। और ये शार्प टर्न जहाँ पे होते हैं, शार्प टर्न जहाँ पे भी होते हैं, उसमें ये फिनामिना किया जाता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए बनाया जाता है कि ताकि हमें इतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए कि ये गाड़ी आसानी के साथ इस कर्व के ऊपर, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, इस यू टर्न के ऊपर बड़े आसानी के साथ जो है वो टर्न कर जाए। तो गाड़ी को आसानी से टर्न करने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड किया जाता है। और ये तभी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब आप गौर से बगौर जो है किसी रोड को देख लें। जो रेसर, अक्सर आप लोगों ने जो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें जो रेस वगैरह होती है, उसमें गाड़ियों के जो रोड बनाए जाते हैं, आप देख लें उसका एक किनारा ऊपर होता है और एक किनारा जो है वो नीचे होता है। वो इसलिए होता है ताकि इस रेसर गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो मिल जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो गाड़ी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी और अपने ट्रैक से जो है वो निकल जाती है। फिर इस ट्रैक का, चूँकि जो बैंकिंग ऑफ रोड बनाई जाती है उसके ऊपर एक ख़ास लिमिट ऑफ स्पीड होती है, उससे भी अगर गाड़ी तजावुज़ करती है तो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में चली जाए। बहरहाल आम, यानी अगर फ्लैट रोड बनाया जाए, बिल्कुल स्ट्रेट रोड बनाया जाए, तो स्ट्रेट रोड की बजाय अगर बैंकिंग ऑफ रोड बनाया जाए तो उसके ऊपर गाड़ी शार्प टर्न ले सकती है बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर, जबकि स्ट्रेट फ्लैट रोड के ऊपर बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो बमुश्किल जो है वो हो सकता है। ये आप देख सकते हैं अपने बुक में, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप देख लें। इस डायग्राम में देख लें, ये रेसर गाड़ी जो होती है, ये देखिए अब कर्व है। इस कर्व के ऊपर जब गाड़ी टर्न लेती है तो बड़े तेज़ी के साथ, चूँकि इसका ये वाला किनारा नीचे होता है और ये वाला किनारा
इसका ये एज नीचे होता है और ये एज ऊपर, तो गाड़ी शार्प टर्न जो है वो ले रही। अगर ऐसे ना किया जाए तो हो सकता है कि गाड़ी ऐसी स्ट्रेट आ जाए और वो अपने ट्रैक से जो है वो निकल जाता है। अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी जो प्रैक्टिकल सेकंड एप्लीकेशन है वो सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस। इसकी कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं होती कि एक शेप का होता है, लेकिन प्रिंसिपल इसका यही है कि सेंट्रीफ्यूज इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट द लिक्विड ऑफ अनइक्वल डेंसिटीज़। यानी कोई लिक्विड है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। कोई लिक्विड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, जैसे मिल्क में आपको पता होता है कि मिल्क में क्रीम भी होता है और स्किम मिल्क भी होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है वो सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है। या साइंटिस्ट बाज़ औक़ात अपने मकसद को हासिल करने के लिए सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल में लाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज की मदद से अनइक्वल डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज को एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूज का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं और इस तरह कोई डिवाइस जो है वो रोटेट होता है, और जब वो रोटेट होता है तो रोटेशन के नतीजे में उस लिक्विड के अंदर जो अनइक्वल डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड होता है, यानी लिक्विड है उसके अंदर हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइटर पार्टिकल भी होते हैं, या जो लिक्विड होता है वो हैवियर साइड और लाइटर साइड जो है वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके बुक में सेपरेटर है। सेपरेटर क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट द मिल्क इनटू क्रीम एंड स्किम मिल्क। यानी इसको क्रीम को और स्किम मिल्क को एक दूसरे से जुदा करने के लिए सेंट्रीफ्यूज को इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन इस किस्म के सेंट्रीफ्यूज को हम सेपरेटर कहते हैं। तो सेपरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट द मिल्क इनटू क्रीम एंड स्किम मिल्क, और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे वो मुसलसल घुमाया जाता है। जब ये रोटेट होता है, मुसलसल ऐसे रोटेट होता है मुसलसल तेज़ी के साथ, तो इसमें स्किम मिल्क और जो क्रीम होता है वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो ये हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक और एग्जांपल देखते हैं, वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर आपको पता है एक लॉन्ग सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के अंदर सुराख होते हैं। आप वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर देख लें तो एक ड्रम होता है और उस ड्रम के अंदर सुराख होते हैं, होल्स बने होते हैं। उसके अंदर गीले कपड़े डालते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं। जब उसको हम घुमाते हैं बाय द हेल्प, तो यहाँ पे भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। जब उसको हम तेज़ी के साथ रोटेट करते हैं तो उन पोर्स के ज़रिए, उन होल के ज़रिए, उन सुराखों के ज़रिए पानी जो है वो बाहर आ जाता है और कपड़े जो है वो उस ड्रायर के अंदर जो है वो सूख जाते हैं, उससे पानी जो है वो निकल जाता है। तो इस तरह वाटर और कपड़ों को जुदा करने के लिए वॉशिंग मशीन ड्रायर को इस्तेमाल में लाया जाता है। और यह वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है ये भी एक किस्म का सेंट्रीफ्यूज है, क्योंकि जब इसको रोटेट किया जाता है तो इसमें पानी और कपड़े हम एक दूसरे से जुदा कर लेते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.9। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में इस एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल 3.9, असाइनमेंट 3.9 और शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।